हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। ठीक तो है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश शाह आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मंत्री परिषद की। तो जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। हेलो पल्लवी, प्रतिभा, विशाल, पंकज, सोनू, चंदन। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेजोरिटी देख रहे थे हम लोग, है ना। और उस मेजोरिटी में हम लोगों ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखा था, इफेक्टिव मेजोरिटी देखा था और सिंपल मेजोरिटी देखा था। ठीक है। सॉरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल मेजोरिटी की। देखिए, पहले हम लोग स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं। विशेष बहुमत, ये जो विशेष बहुमत है इसे हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर हम लोग आर्टिकल 68 क्या है, आर्टिकल 69 क्या है, आर्टिकल 70, 71 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग आएंगे आर्टिकल 74 पर। लेकिन आप याद रखिए, ये जो स्पेशल मेजोरिटी है, विशेष बहुमत है, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का। तो सबसे पहला जो है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, पहले प्रकार का विशेष बहुमत। ध्यान से समझिएगा, पहले प्रकार का विशेष बहुमत जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/3 मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों का 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा से अधिक। इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज याद रखिएगा, इस टाइप 1 का यूज कहां पर होता है? तो सबसे पहला आर्टिकल 312 और दूसरा आर्टिकल 249, इन दोनों में यूज होता है। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। अभी हम इसे समझते हैं। ठीक है। हम लोग जब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 का मतलब क्या? जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोग क्या कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं। प्रेजेंट और वोट कर रहे सदस्यों के 2/3 से ज्यादा सदस्यों का क्या चाहिए? हमें बहुमत चाहिए, उसकी सहमति चाहिए। तो उसे हम कहेंगे स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। और इसका यूज राज्यसभा के द्वारा होता है। किसमें? आर्टिकल 249 में और आर्टिकल 312 में। कैसे होता है बात करते हैं। पहले जैसे मान लेते हैं राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर कुल सीटें कितनी हैं? मान लीजिए 245 सीटें हैं। अब इसमें से मान लीजिए कि प्रेजेंट लोग कितने हैं? प्रेजेंट हैं इसमें से प्रेजेंट है मान लीजिए 200, वोट कर रहे हैं मान लीजिए कितने? 180, मात्र 180 वोट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट कितने हैं? 200, लेकिन उसमें जो वोट कर रहे हैं वो कितने हैं? 180 हैं। अब इस 180 का, है ना, ठीक, याद रखिएगा ये जो 180 का 2/3 से ज्यादा चाहिए, 180 का 2/3 से ज्यादा कितना हो जाएगा? 120 + 1, यानी कि अगर इसमें से 121 सदस्य कहते हैं दिस बिल शुड बी पास्ड, ये बिल पास होना चाहिए, तो आपका वो बिल पास मान लिया जाता है। किससे? स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 से। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 यानी कि पहले प्रकार का विशेष बहुमत। और इसका यूज राज्यसभा करती है। कब? जब वो आर्टिकल 312 के तहत एक प्रस्ताव पारित करती है। आर्टिकल 312 क्या है? हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आर्टिकल 312 ये राज्यसभा के पास पावर है। अगर
राज्यसभा के पास यह पावर है कि अगर राज्यसभा आर्टिकल 312 के तहत विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो पार्लियामेंट किसी ऑल इंडिया सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज में शामिल कर सकती है और किसी सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज से बाहर कर सकती है। यानी कि यह पार्लियामेंट को, यह राज्यसभा को पावर देता है कि यह पार्लियामेंट को अधिकार दे सकती है किसके तहत, आर्टिकल 312 के तहत किसी ऑल इंडिया सर्विसेज को गठन करने का या अबलिश करने का। लेकिन इसके लिए जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है तो उस प्रस्ताव को किस बहुमत से पारित किया जाता है, उस प्रस्ताव को किस बहुमत से पारित किया जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 से पारित किया जाएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरा आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 भी राज्यसभा का विशेष पावर है। नॉर्मली हमारे संविधान के अंदर 3 लिस्ट है, 7वीं अनुसूची है और इस 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है। कौन कौन सा? एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। राज्य सूची पर सामान्यतः कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? यह होता है पार्लियामेंट को, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर को। जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? राज्य विधानमंडल को। लेकिन मान लीजिए अगर पार्लियामेंट, अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहे तो संसद को राज्य सूची पर, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का पावर कौन देगा? वो देगा कौन? तो वो देगा दोस्तों, याद रखिएगा, राज्यसभा। राज्यसभा क्या करेगा? इसके लिए आर्टिकल 249 के तहत एक प्रस्ताव लाएगा। एक क्या लाएगा? रिजोल्यूशन लाएगा और एक प्रस्ताव ला करके यह परमिशन देगा पार्लियामेंट को, यानी कि एक प्रस्ताव लाएगा और उसे किस बहुमत से? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 से पारित करेगा। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 से वो क्या करेगा? एक प्रस्ताव पारित करेगा कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के इन सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट को यह पावर हो जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी। यानी कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर सब्जेक्ट बनाने, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा देता है। और राज्यसभा ये जो अधिकार देता है, उसके लिए जो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करता है वो किस बहुमत से? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 से पारित करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज को, अच्छी चीज, अगर किसी सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज में शामिल करना है या अबलिश करना है, ये करेगी पार्लियामेंट। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट को पहले पावर कौन देगा? राज्यसभा। राज्यसभा उसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करेगा। किससे? इस स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 से पारित करके। तब पार्लियामेंट किसी भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विसेज में शामिल करेगी या किसी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विसेज से हटाएगी। ठीक है, क्लियर? मतलब अगर सारे कैंडिडेट वोट ना करें, सर मतदान वाली को नहीं कह सकते हैं। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट में, यानी कि पूरे राष्ट्रीय हित में, देश हित में। देश हित में कि मतलब मान लीजिए कि लोगों के हित में या किसानों के हित में या फिर पूरे नेशनल के सिक्योरिटी के लिए, है ना, या फिर नेशनल के मतलब पूरे देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, है ना, पूरे देश के हित के लिए। ठीक है, चलिए। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से फिर से समझिए, है ना। नहीं पास होगा, सिंपल है आसीन। अगर 2/3 से कम है तो पास नहीं होगा, सिंपल। नहीं होगा तो क्या होगा? पास नहीं होगा। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। जैसे मान लीजिए राज्यसभा है, राज्यसभा में 245 सीट है, इसमें से प्रेजेंट है मात्र 200, उस 200 में वोट कर रहा है मात्र 180, तो प्रेजेंट इन वोटिंग ये नंबर क्या हो गया? 180 हो गया। तो 180 का हमें मोर देन 2/3 चाहिए। इसका 2/3 से ज्यादा कितना हो जाएगा? 120 से एक भी अगर सदस्य का हमें वो मिल गया, सहमति मिल गया, तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे कह देंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 से पारित हुआ और इसका यूज राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249 के तहत जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है तब इस मेजॉरिटी से उस प्रस्ताव को, उस रेजोल्यूशन को इसी मेजॉरिटी से पारित किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ना दे तो नहीं होगा, नहीं बना पाएंगे ऋषिकेश जी, हाँ नहीं बना पाएंगे वो, है ना। तो राज्यसभा है ही क्यों? स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए ही तो राज्यसभा का गठन हुआ है कि राज्य के हितों का हनन ना हो जाए, है ना। तो अगर राज्यसभा नहीं करेगी तो नहीं बना पाएगी पार्लियामेंट। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 की बात करेंगे।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। टाइप 2 स्पेशल मेजॉरिटी। टाइप 2 में देखिए क्या होता है, दो कंडीशन हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। एक तो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1, यानी कि सिंपल लिख लीजिए 2/3 ऑफ, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 से ज्यादा, और साथ ही साथ एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। देखिए जो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 है, यहां पर आपका दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक तो आपका मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जो टाइप 1 में था वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो जो नंबर आएगा, वो जो नंबर आया, वो नंबर टोटल स्ट्रेंथ के आधे से ज्यादा होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल पर, फिर कहां पर यूज होता है इसकी भी बात करेंगे हम लोग। जैसे इसका एग्जाम्पल सबसे पहले इसे समझते हैं, यह है क्या, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में मान लीजिए स्ट्रेंथ कितना है 543, है ना। अब मान लीजिए कि इसमें प्रेजेंट मेंबर है कितने, मान लेते हैं कि 400 मेंबर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। और मान लीजिए कि इसमें कितने, तो इसमें मान लीजिए कि 360 मेंबर क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो यहां पर लोकसभा में 543 मेंबर है टोटल, इसमें 400 मेंबर प्रेजेंट हैं और 360 मेंबर क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। इसका आप 2/3 निकालो, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 240 + 1, मान लीजिए कि हमें 241 मेंबर्स का बहुमत हमें मिल गया, यानी कि पहला वाला कंडीशन हमें फुलफिल हो गया, है ना, पहला वाला कंडीशन इसमें फुलफिल हो गया। लेकिन यहां पर हम सिर्फ पहले कंडीशन को नहीं देखेंगे, यहां पर हमें दूसरा कंडीशन भी देखना पड़ेगा कि जो टोटल स्ट्रेंथ है इसका मोर देन 50% है कि नहीं है। इसका जो टोटल स्ट्रेंथ है इसका मोर देन 50% क्या होगा, 273। इसका टोटल स्ट्रेंथ का मोर देन 50% जो 273 होगा। तो ये जो नंबर आना चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये टोटल स्ट्रेंथ के नंबर के पास होना चाहिए, या फिर मतलब जो इतना टोटल स्ट्रेंथ का मोर देन 50% होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए ये 241 जो है ये 273 से बड़ा है या छोटा है, यानी कि ये जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला जो कंडीशन, ये जो नंबर आएगा, ये नंबर आपका मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से, मतलब या तो उतना होना चाहिए उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए 241 जो है ये 273 से कम है या ज्यादा है, कम है, यानी कि ये बिल टाइप 2 से पारित माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। वही दूसरा कंडीशन देखते हैं, मान लीजिए जैसे राज्यसभा। अब राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 245। इसमें से मान लीजिए प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, 200 है ना, 200 है ना। मान लेते हैं 200 नहीं, मान लीजिए कि प्रेजेंट मेंबर कितना है, इसमें से 220 है, और इसमें से वोट कितने कर रहे हैं, मान लीजिए 210 क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। 210 क्या कर रहे हैं, इसमें वोट कर रहे हैं, है ना। 210 अब यहां पर वोट कर रहे हैं, तो दोस्तों जब हम इसका 2/3 निकालेंगे, 2/3 कितना आ जाएगा, 140 + 1, यानी कि हमें 140 + 1 मेंबर का बहुमत मिल गया, 141 मेंबर का बहुमत मिल गया। अब यहां पर देखिए इसका मोर देन 50% क्या हो जाएगा, 123 + 1, या मान लीजिए 124, टोटल स्ट्रेंथ का आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा क्या आ गया, ये 124 आ गया, है ना। तो ये जो नंबर है 141, ये 124 से ज्यादा है कि नहीं है, यानी कि पहला कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए और दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो यहां पर आपका देखिए इस कंडीशन में पहला भी फुलफिल हो रहा है, यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी है, और दूसरा ये मोर देन टोटल मतलब 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी है, यानी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि 124 से ये ज्यादा है। यानी कि ये दोनों कंडीशन यहां पर फुलफिल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से क्या हो रहा है, पारित हो रहा है, यानी कि दो कंडीशन यहां पर आपका फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। और कहेंगे सर इसका यूज कहां पर होता है ना, अभी हम बात करते हैं इसका यूज कहां पर होता है। पहले ये चीज आपको समझ में आ गई, फिर हम इसके यूज की बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताओ। सबको समझ में आ गया ये चीज? हाँ जी, आगे चलें। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका यूज कहां पर होता है, तो याद रखिएगा, यूज टू रिमूव जजेस, टू रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने में, पहला। दूसरा, टू रिमूव कैग, कैग को रिमूव करने में। तीसरा, टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, इसको रिमूव करने में। चौथा, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन में। पांचवा, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को अप्रूव करने में। नेशनल इमरजेंसी में हमने पढ़ा था ना, नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को इमरजेंसी स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करेंगे, तो नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को अप्रूव करने में। इन सभी में दोस्तों इसका यूज होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इन सभी कंडीशन में स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 का क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। दोनों से करना पड़ेगा ना सौरभ, है ना, ठीक है, दोनों से पारित करना पड़ता है, स्पेशल मेजॉरिटी से अलग अलग, ठीक है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 की बात करते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 क्या कहता है, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3, टाइप 3 यानी तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। देखो इसमें क्या चाहिए, टाइप 2, जो टाइप 2 में हम लोगों ने पढ़ा, ये तो चाहिए ही चाहिए, प्लस प्लस ratification of half of state legislature, half of state legislature with simple majority, with simple majority। ध्यान से समझिएगा, ratification of half of state legislature with simple majority, बहुत ध्यान से समझना है इसको। सीसी का पूरा मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और मेरा सवाल भी है आपसे कि हमारे देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, यह आपको बताना है। टाइप 2 में क्या चाहिए, तो टाइप 2 यानी दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। और इसके बाद क्या चाहिए, आधे राज्य के विधानमंडल से, आधे राज्य के विधानमंडल का साधारण बहुमत से सहमति, आधे राज्य के विधानमंडल का साधारण बहुमत से सहमति, समझते हैं अभी इसे, साधारण बहुमत से सहमति। यानी कि देखिए क्या होता है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आशुतोष, बात करेंगे जब हम रिमूवल ऑफ जजेस की बात करेंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे क्यों ऐसा होता है ना, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, वो जुडिशियरी के चेक एंड, एक मतलब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, कि कोई भी इतना सुप्रीम नहीं हो जाए कि वो कुछ भी डिसीजन ले ले। मान लीजिए आशुतोष कि जुडिशियरी है, जुडिशियरी ये करने लग जाए सुप्रीम कोर्ट कि गोरे लोगों को ज्यादा दंड दे, काले लोगों को कम दंड दे, या फिर अमीर को कम दंड दे, गरीब को ज्यादा दंड दे। स्टार्टिंग में मैंने आपको जब सेपरेशन ऑफ, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ाया था, वहां पर मैंने डिटेल में बताया था इसके बारे में कि अगर जुडिशियरी मान लीजिए कि कुछ भी उल्टा पुल्टा निर्णय देने लग जाए, तो फिर लेजिस्लेचर वहां पर रोल में आएगी, भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको फिर क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव जो आता है वो ये पावर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए, यानी कि ताकि जुडिशियरी उसके काम को भी चेक किया जाए, वो कहीं गलत तो नहीं कर रही है, बैलेंस रहे पावर का, ताकि वो काफी अब्सोल्यूट ना हो जाए। तो इसलिए अगर कुछ गलती होती है तो आपको हम हटा भी सकते हैं, इसलिए लेजिस्लेचर कैन रिमूव जुडिशियरी आल्सो। आया समझ में। सुकुमार सेन, वेरी गुड वेरी गुड। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन, सुकुमार सेन। ठीक है, आगे आशुतोष समझ में। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 को, ध्यान से मेरी बात को, टाइप 3 को ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा।
यहां पर क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा बिल है, पहले ध्यान से समझना, ऐसा कोई बिल है जो हमारे संविधान के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करने के लिए लाया जाए, जो हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, ऐसे प्रोविजन जो केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित हो, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, जैसे क्या है, 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, और 7वीं अनुसूची में जैसे मान लीजिए 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है, संघ सूची से किसी सब्जेक्ट को हमें राज्य सूची में डालना है, या फिर मान लीजिए राज्य सूची से कुछ विषय को उठाकर हमें संघ सूची में डालना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी जो सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है उस पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा वो। यानी जब ऐसा कुछ करेंगे, इस प्रकार का अगर आप कोई बिल लाते हैं तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 से क्या करना पड़ेगा, आपको पारित करना पड़ेगा, मतलब सॉरी, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से कहां से, पार्लियामेंट से पारित करना पड़ेगा, यानी संसद से। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से आपने पारित किया उसे, और उसके बाद उस बिल को सभी स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दिया जाएगा, और उसमें से जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं, यानी 28 राज्य हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर हैं, और वर्तमान में 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर की स्टेट लेजिस्लेचर है ना, जहां पर की स्टेट लेजिस्लेचर है। और याद रखिएगा सौरभ जाटव, आई थिंक तुम्हें यार थोड़ा भी मतलब बीच में तुम्हें डिस्टर्ब करने का क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, तुम शांति से नहीं पढ़ सकते। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर बीच में तुम्हें क्या मतलब, कितनी बार मैं रोज एक ही चीज समझाऊं। इन शेड्यूल 3 ओनली देयर आर 3 लिस्ट, है ना, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है। देयर इज, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि रेजिडुअरी लिस्ट बना हुआ नहीं है, ऐसा कुछ ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में। जाकर आप स्टार्टिंग के क्लासेस देखो, रेजिडुअरी पावर जो है, रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन सेंटर, ऑलरेडी मैंने बता रखा है इसके बारे में। ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा लिस्ट नहीं बना हुआ कि रेजिडुअरी लिस्ट है ये और इसके अवशिष्ट विषय की सूची है, इसमें ये विषय, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि कौन सा लिस्ट अवशिष्ट सूची के अंदर आएगा, जो कि तीनों लिस्ट में नहीं है, वो कहां पर आएगा, वो अवशिष्ट विषय में आएगा, और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा, पार्लियामेंट को। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है इस चीज के बारे में, जब हमने फेडरल और यूनिटरी सिस्टम पढ़ा था। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप डिस्टर्ब नहीं करिए, नहीं तो मैं फिर से आज क्या करूंगा, सारे कमेंट में ऑफ कर दूंगा फिर। या तो डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज पढ़ाते समय मुझे, नहीं तो मैं फिर सभी के कमेंट में क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, और लास्ट में फिर मैं 5 मिनट के लिए कमेंट ऑन करूंगा। आपको मैंने कई बार समझा रखा है, प्लीज आप जिस समय मैं पढ़ाऊं उस समय इस तरह के सवाल मत पूछिए। आप आते हैं सिर्फ, आपको क्लास में ध्यान रहता है आपका सिर्फ टाइपिंग करने पे, कुछ पढ़ते भी आप बस टाइप ही करते रहते हो तुम पूरे क्लास में। मैं आपको आज से नहीं, पिछले 4-5 दिन से मैं आपको समझा रहा हूं। पिछले 4 से 5 दिन में समझाने पर किसी को भी यह बात समझ में आती है कि जब डाउट हम पूछेंगे, भाई डाउट है बताओ, तो आपको बताना चाहिए उस समय। मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक, बीच में आप अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं क्या बता रहा था, हाँ ठीक है, आप ऑफलाइन देखा करिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, मतलब कितना लड़का कैसा है कि ये अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चलो, जब मान लीजिए ऐसा कोई बिल जो कि हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए लाया जाता है, तो क्या करना पड़ता है, उससे पहले हमें पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से पारित करना होता है, और उसके बाद उस बिल को जितने भी स्टेट, ऐसा स्टेट जहां पर कि स्टेट लेजिस्लेचर है, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर हम भेज देते हैं। यानी वर्तमान में कितने स्टेट लेजिस्लेचर, 28 स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है, और जो 2 यूटी है वहां पर भी स्टेट लेजिस्लेचर है, लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। यानी कि टोटल 30 स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस बिल को भेज दिया जाएगा, और उसमें से अगर आधे राज्य, मिनिमम उस 30 में से अगर 15 राज्य विधानमंडल ने उसे किस मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, किस मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, तो उसे स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 से पारित माना जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, उसे स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 से पारित माना जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। यानी कि
ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई संशोधन जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, अपने संविधान के संघात्मक प्रावधानों में चेंज कर रहे हैं, तो उसे हमें आधे राज्यों से भी क्या करना पड़ता है, आधे राज्य के विधानमंडल से भी क्या करना पड़ता है, रेटिफाई कराना पड़ता है। किससे? विथ सिंपल मेजॉरिटी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3। इसका यूज कहां पर होता है? तो इसका यूज याद रखिएगा, संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में, संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए। जैसे इसका अभी सबसे अच्छा एग्जांपल है जीएसटी। ठीक, जब जीएसटी आया था, यानी कि आप क्या कर रहे हो, स्टेट के फाइनेंशियल पावर को छीन रहे हैं, है ना। जीएसटी आ रहे हैं तो मतलब क्या, आप केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है उसमें आप चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जीएसटी जो संविधान संशोधन था, यानी जो जीएसटी आया था 101वां संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन विधेयक को पहले पार्लियामेंट ने टाइप 2 स्पेशल मेजॉरिटी से पारित किया। यानी स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, इससे पार्लियामेंट ने पहले पारित किया, फिर उसको कहां भेजा गया, उसको सभी राज्यों के पास भेजा गया, और सभी राज्यों से फिर वो सभी राज्यों ने सिंपल मेजॉरिटी में, मतलब आधे राज्यों ने सिंपल मेजॉरिटी से अपनी सहमति दी, तब जाकर उसे क्या माना गया, पारित माना गया, है ना। हाँ, रेटिफिकेशन का मतलब होता है सहमति। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? यह बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 का मतलब क्या होता है, इसका कहां पर यूज होता है, यह सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसके बाद अगला है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 4, और यह सबसे डिफिकल्ट टाइप की मेजॉरिटी है। ये स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 4 ये सबसे डिफिकल्ट टाइप की मेजॉरिटी है। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 4 सबसे मुश्किल प्रकार का बहुमत है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है मोर देन 2/3, मोर देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी जो सदन की कुल क्षमता है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, यानी कि सदन की कुल क्षमता के 2/3 से ज्यादा, सदन की कुल क्षमता के 2/3 से ज्यादा। जैसे ध्यान से समझिए, कुल क्षमता के 2/3 से ज्यादा, इसका यूज कहां पर होता होगा, बता सकते हैं आप लोग? कुल क्षमता के 2/3 से ज्यादा कहां पर इसका यूज होगा, आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। इसका यूज कहां पर होगा, आप लोग बताइए। यहां पर दोस्तों जैसे लोकसभा है, लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 543, 543 के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा का स्ट्रेंथ कितना है, 245, 245 के 2/3 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा, इसका यूज कहां पर होता है, यूज कहां पर होता है, टू इम्पीच प्रेसिडेंट, टू इम्पीच प्रेसिडेंट, या इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग में। कहां पर यूज होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इसका यूज होता है, और किसी में इस प्रकार की मेजॉरिटी का यूज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की मेजॉरिटी का यूज करते हैं, और किसी में इसका यूज नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, ठीक है। नहीं, सिविल सर्विसेज में देखिए, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर किसी उसको शामिल करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट करेगी, लेकिन पार्लियामेंट को परमिशन कौन देगा, पार्लियामेंट को परमिशन देगा कौन, तो वो देगा राज्यसभा। उसके बाद पार्लियामेंट इसे कर सकती है स्पेशल मेजॉरिटी से, उसके लिए हमें स्टेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी राज्यसभा ने रेटिफाई किया, तब जाकर पार्लियामेंट उसके लिए बिल ला रही है। ठीक है सीमा, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 68, 69 एंड 70, देन 71, फिर हम लोग चलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। आगे चलें, जहां पर कि एक सिंगल पर्सन रेहान रजा जी, एक सिंगल पर्सन जो है वो पूरे देश को क्या करता है, पूरे देश के नागरिकों पर अगर उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है ना।
हाईएस्ट ऑफिसर को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए पार्लियामेंट वगैरह में कुछ भी ऐसा पारित करने की जरूरत नहीं होती है ना, ठीक है, यह एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 कहता है वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति के पद का खाली होना। जब देखिए उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, ध्यान से समझिएगा, जब ये कहता है नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ये कहता है नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव पुराने वाइस प्रेसिडेंट का टर्म पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए, टर्म पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। यह कहता है कि नए वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो पुराने वाइस प्रेसिडेंट का पद पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। यह दूसरा कहता है कि अगर किसी कारण से, यानी डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, अगर किसी कारण से वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, अगर किसी कारण से वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो नए वीपी का चुनाव, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव, जैसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन के अंदर होना चाहिए, विद इन 6 मंथ, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो बस हमारा संविधान यह कहता है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, यह कहता है बस जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जैसे वहां पर एक टाइम लिमिट है ना, क्या टाइम लिमिट है कि विद इन 6 मंथ, अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का चुनाव खाली होता है, मतलब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, सॉरी राष्ट्रपति का पद खाली होता है अगर किसी कारण से, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव विद इन 6 मंथ हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर यह कहता है अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द होना जाना चाहिए, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। कोई यहां पर टाइम लिमिट नहीं दी गई है। और इसके बाद दोस्तों अगला याद रखिएगा, अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है और नए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, नए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो वो अपने पूरे 5 साल के टर्म के लिए चुने जाएंगे। तो वो अपने पूरे 5 साल के टर्म के लिए चुने जाएंगे, तो वो अपने पूरे 5 साल के टर्म के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कोई भी उपराष्ट्रपति के पद को होल्ड नहीं करेगा, कोई भी उपराष्ट्रपति के पद को होल्ड नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के पद को होल्ड करते हैं फॉर ए मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होगा तो उस समय उपराष्ट्रपति के पद को कौन होल्ड करेगा। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का पद का कोई काम है ही नहीं। उपराष्ट्रपति का पद का या तो क्या है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति के रूप में काम करना या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करना। तो जब भी उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम कौन करते हैं, वो करते हैं राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब वो उपराष्ट्रपति हो जाते हैं क्या, नहीं, वो एज ए राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में राज्यसभा के क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होगा तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट के पद को कोई भी होल्ड नहीं करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कल हम लोगों ने आदित्य पढ़ा था ना, ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना इसके बारे में। चलिए तो इतना आप लोग लिख लेंगे। इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिएगा, इंग्लिश में जैसे लिखना है
द इलेक्शन ऑफ न्यू वाइस प्रेसिडेंट कैन बी कंडक्टेड, मतलब शुड बी कंडक्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। द इलेक्शन ऑफ न्यू वाइस प्रेसिडेंट शुड बी कंडक्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड पॉइंट का लिख लीजिएगा, इफ ड्यू टू एनी रीजन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, if due to any reason post of vice president is vacant, then the election for new vice president should be conducted immediately, मतलब to conducted as soon as possible. If due to any reason post of vice president is vacant, the election for new vice president should be conducted as soon as possible, should be conducted as soon as possible. And third, if due to any reason post of vice president is vacant and new vice president is elected, then he is elected for a complete term of 5 years, then he is elected for a complete term of 5 years. And next लिख लीजिएगा, if due to any reason post of vice president is vacant, then no one can hold post of vice president, है ना। वाइस प्रेसिडेंट को क्यों बनाया जाता है? ताकि अगर किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली हो तो वो राष्ट्रपति के पद को संभाल सकें और साथ ही साथ राज्यसभा की अध्यक्षता कर सकें, ठीक है। इसलिए आया समझ में? आगे चला हम लोग, नेक्स्ट है आर्टिकल 69। यहां तक पहले लिख लीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर डिफेंस प्रेसिडेंट के अंडर में है तो डिफेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? प्लीज, डिफेंस प्रेसिडेंट के अंदर में नहीं है, पूरा डिफेंस जो है ये प्रेसिडेंट के अंदर में नहीं है। जो 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ये तीनों के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। राज्यसभा के चेयरमैन का पोस्ट कौन संभालता है? तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं ना, वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उस समय, हाँ, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 ये बात करता है ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के पद का शपथ। याद रखिएगा, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड it charged expenditure and it charged the expenditure on consolidated fund of India। यानी कि हिंदी में आप लिख लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के उपराष्ट्रपति की का वेतन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी उपराष्ट्रपति के, एक्चुअली देखिए उपराष्ट्रपति के पद का वेतन कोई होता नहीं है। उपराष्ट्रपति को या तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में सैलरी मिलती है या फिर राष्ट्रपति के रूप में सैलरी मिलती है ना। याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है किसके रूप में? एज ए राज्यसभा चेयरमैन, है ना, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये जो इनकी सैलरी होती है वो डिसाइड कौन करते हैं? मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और जो इनकी सैलरी होती है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो क्या होती है? चार्ज द एक्सपेंडिचर होती है किस पर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, यानी कि भारत की संचित निधि पर। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट तो अपोजिट हो गया। कहां पर फोर्थ पॉइंट फर्स्ट पॉइंट अपोजिट हो गया भाई? कौन है ये बालक? बालिका है, श्वेता। ध्यान से पढ़िए और यहां पर आपको क्या अपोजिट लग रहा है थोड़ा हमें बताइए। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट भोला? यार तुम बहुत भोले हो, रिवीजन किया करो, नहीं तो ऐसे भोले रहोगे तो एग्जाम में भी कुछ गलत गोला लगा के आओगे, है ना। बहुत भोले हो तुम।
ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पद खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय प्रेसिडेंट के पद को होल्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये भोला बहुत भोला है, या तो भोला बनता है ना। ठीक है, चलो श्वेता बताइए आप, क्या इसमें पहले और चौथे में आपको क्या लग रहा है अपोजिट है? हाँ। आया समझ में या दिक्कत है, बताओ अभी भी श्वेता जी। चलिए खैर, हम लोग कहां पर थे? हाँ, हिंदी में लिख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और ये क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति की सैलरी, एक्चुअली देखिए उपराष्ट्रपति का कुछ सैलरी नहीं होता, उस उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है राज्यसभा चेयरमैन के रूप में। यानी जो राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी होती है वो कौन डिसाइड करते हैं? वो पार्लियामेंट, संसद निर्धारित करती है। और इनकी जो सैलरी होती है वो चार्ज द एक्सपेंडिचर होती है किस पर? भारत की संचित निधि पर। डेफिनेटली शिवम, ऑलरेडी प्रेसिडेंट वाला लेक्चर जाकर देखिए आप, है ना। कैन सीजीआई होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? डेप्यूटी चेयरमैन से तो कोई मतलब ही नहीं यहां पर, है ना। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब ये तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है पहले ही प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में। आप प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में थे शिवम जी? बताइए, प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में थे आप? अच्छा, भोला के लिए है तो वहां पर कैन आपने लगाया हुआ है, कैन लगाया हुआ है तो वहां पर सीजीआई कैन लिखिए, कैन सीजीआई नहीं। ये मुझे लगा कि कैन सीजीआई लिखा है तो आपने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, है ना। वहां पर आप स्टेटमेंट को थोड़ा एडिट करिए कमेंट को, उसमें लिखिए सीजीआई कैन होल्ड। चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव, पुराने उपराष्ट्रपति का चुनाव टर्म जैसे टर्म पूरा हो रहा है उसके पहले हो जाए, यह कह रहा है पहला वाला स्टेटमेंट। लेकिन यह चौथा स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है, अगर किसी कारण से मान लीजिए डेथ हो गया, रिजाइन कर दिया, रिमूव कर दिया गया इनको, अगर किसी कारण से खाली हो गया उपराष्ट्रपति का पद, तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद को होल्ड नहीं करेगा। आया समझ में श्वेता जी? तो दोनों में यह डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 71। आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 ये कहता है ड्यूटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन सम कॉन्टिजेंसी, कुछ आपात स्थिति में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य। बस इसमें इतना याद रखना और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, है ना। एंकी साव जी, आप सवाल जो है आपका अवैध है, इनवैलिड है ना। ठीक है, आपका सवाल ही क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रहेंगे तभी वाइस प्रेसिडेंट का क्या हो सकता है? इलेक्शन हो सकता है। ठीक है, नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं, है ना। तो आपका सवाल ही क्या है? अवैध है। थोड़ा अपने सवाल पर विचार करिए, है ना। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं पूछना है। आया समझ में? हिंदी में लिख लीजिएगा, कुछ आपात स्थिति में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य। बस इतना ही इसमें याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। सर मेरा पॉलिटी से पहली बार पाला पड़ा है, मैंने कभी नहीं पॉलिटी पढ़ा। तो जो पढ़ा है उसको तो बार बार पढ़ो भोला जी, है ना। जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है तो आपका कर्तव्य है ना उसको आप बार बार पढ़िए, है ना। क्या आप क्या चाह रहे हैं कि पहली बार ही पाला पड़े, दूसरी बार हमें पाला ना पड़े, दूसरी बार रिवाइज नहीं करना पड़े, ऐसा चाह रहे हैं? बताइए, रिवाइज तो करना पड़ेगा ना नोट्स को आपको बार बार। हाँ, अच्छा अभी भी नहीं समझ आ रहा है चंदन? यार ये तो तुम मतलब बड़ा बेइज्जती कर रहे हो मेरा, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो। हाँ बताओ, चलो रिवीजन करिए भोला जी अपने नोट्स को बार बार, आपके मन में जो दुविधाएं हैं वो नहीं आएगी, है ना। बार बार रिवाइज किया करिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चले हम लोग। अच्छा रिपीट हिंदी, हिंदी में लिख लीजिएगा, कुछ आपात स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य।
ठीक है, नहीं पूरा रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करना है ना। ठीक है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 71। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता रखा है, फिर भी आप समझ लीजिए। आर्टिकल 71 क्या कहता है? कहता है कि अगर प्रेसिडेंट, वैसे लिख लीजिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट या इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगी? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ जाए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई डिस्प्यूट आ जाए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड कोई अगर विवाद आ जाए कि नहीं ये एमपी है, इसने वोट नहीं किया, इसका वोट वैलिड नहीं है, ये नहीं, कुछ भी डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा? उसको सॉल्व करने का काम करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ साथ सीजीआई का पद खाली रहेगा। आयुष फिर से यार तुम डांट खाने वाला काम कर रहे हो। उस समय सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑलरेडी लिखा हुआ है, नोट्स पढ़ो, है ना। ठीक है, चलिए कोई कोई है ना वो कहता है नहीं आओ मुझे मारो, मारो मुझे मारो वाला एक है ना, चलता है ना मीम, वही है आयुष, बोल रहा है नहीं मारो मुझे मारो। चलो ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। इसका आप लिख लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति का एक्चुअली देखिए सैलरी नहीं होता है कुछ, है ना। उपराष्ट्रपति की सैलरी ऐसे लिख सकते हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन राष्ट्र मतलब संसद के द्वारा डिसाइड किया जाता है, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यह भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बात तो देखो स्टार्ट ही हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद को आज हमने सिर्फ स्टार्ट ही करा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में बाद में, मतलब कल की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल 74 हमारे संविधान का क्या कहता है। आर्टिकल 72 में देखो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है क्या है, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे पूछेंगे सर आर्टिकल 72 आपने पढ़ा या नहीं, मैं जानता हूं ना, कुछ बच्चे पूछ लेंगे सर आर्टिकल 72 आपने छोड़ दिया। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। याद करिए वो किसमें है? आर्टिकल 72 में है। और गवर्नर की किसमें है? आर्टिकल 161 में है। आर्टिकल 73 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए मैंने आर्टिकल 73 यहां पर नहीं कराया। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है देयर shall be a council of minister, there shall be a council of minister headed by prime minister, there shall be a council of minister headed by prime minister, headed by prime minister to aid and advise, to aid and advise president। हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में सभी बच्चे लिख लेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह एवं सहायता प्रदान करेगा। लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को उनके कार्य में सलाह एवं सहायता प्रदान करेगा। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं आर्टिकल 75 क्लाउज 74 क्लाउज 1 क्लाउज 2 की बात करते हैं। यहां तक लिख लिया। रिविजन शिवम, रिविजन आपको रिविजन करना पड़ेगा बार बार, है ना। यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स,
रेगुलरली। और पहले अभी कई टॉपिक्स हमने किए भी नहीं है ना, जब सारे टॉपिक्स कर लेंगे तो आपके 20 आउट ऑफ 20 भी सही होंगे, चिंता मत करिए। अप्रोक्स अभी 25 का अराउंड मान लो, 25 टू 30 क्लासेस अभी होंगी आपकी। बिल्कुल कर सकते हैं राना। चला आगे मूव करें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब देखिए आर्टिकल 74 क्लाउज 1 में सेम यही चीज लिखा हुआ है। आर्टिकल 74 क्लाउज 1 इसमें सेम यही चीज लिखा हुआ है ना, सेम यही बात लिखी गई आर्टिकल 74 क्लाउज 1 में। ठीक है, अब ये सीयूईटी आप किसकी बात कर रहे हैं? सीयूईटी एक यूजी होता है, पॉलिटिकल साइंस का होता है। अगर आप काजल जी पॉलिटिकल साइंस के सीयूईटी की बात कर रहे हैं तो दिस इज नॉट सफिशियंट, जिसमें कि 45 टू 50 क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के, तो उसके लिए सफिशियंट नहीं, वो उसका पूरा डिफरेंट सिलेबस, वो अलग है ना। हाँ, अगर आप नॉर्मल की अगर बात कर रहे हैं, जो जीएटी होता है उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप कर लेंगे, लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सफिशियंट नहीं है। उसके लिए अभी बैच आ गया है, 12 मार्च से उसमें क्लास होगी, उसमें मैं ही पॉलिटी कराऊंगा, वो अलग है, उसका पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए, फॉर दैट ये अलग है पूरा इसका कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 74 क्लाउज 2, आर्टिकल 74 क्लाउज 2 क्या कहता है? एनी एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एनी एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट cannot be inquired, cannot be questioned before, cannot be inquired before any court of law, before any court of law। हिंदी में लिख लीजिए इसे, हिंदी में आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हिंदी में आप इसे लिख लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति के, मतलब मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए सलाह पर, मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए सलाह पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ना। ठीक है, बताइए ध्रुव। मोर देन सफिशियंट है अजेंद्र, है ना। आप ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। इफ यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 90% क्वेश्चन, समझिए आपके नोट्स सफिशियंट है, क्योंकि इन एवरी एग्जाम देयर आर वन, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आप नहीं कर पाओगे कितना भी पढ़ लो, है ना। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके नोट्स सफिशियंट हैं या नहीं है, खुद ही पता चल जाएगा। बट इट इज नॉट सफिशियंट फॉर, जैसे काजल ने पूछा कि सीओईटी के लिए सफिशियंट है, नहीं, सीओईटी का अलग ही सिलेबस है, उसमें क्लास 11 और क्लास 12 के एनसीईआरटी पूछते हैं, उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, और भी मतलब कई सारी चीजें हैं उसमें, तो वो अलग है पूरा। ठीक है, क्लियर? मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए सलाह पर, मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए सलाह पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दिया, आप उसके खिलाफ किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते कि ये सलाह कैसे दे दिया, है ना, इमरजेंसी लगाने का कैसे एडवाइस दे दिया, नहीं जा सकते, आप नहीं पूछ सकते हैं, आप कोई भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, है ना। क्लियर? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम लोग बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, कल हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये टॉपिक्स कल हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग और भी कई सारी चीजों को देखने वाले हैं। शिवम, इस मंथ में देखते हैं, कोशिश करते हैं इस मंथ में, एक्स्ट्रा पॉसिबल हो पाता है तो मैं करूंगा। और किसी का कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या? आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो ध्रुव, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ, बेसिक जो बुक्स हैं, मतलब लाइक हिस्ट्री में आपका जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री है, प्लस आपका एक हिस्ट्री में आता है बुक मॉडर्न हिस्ट्री का, क्या तो नाम है उसका, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है ना, वो आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, है ना। जो बेसिक बुक्स है आप उसे पढ़िए, है ना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट किया करिए।
हाँ सर वो तो आप कराते हैं मेरा 2 और 3 क्वेश्चन, अच्छा कोई बात नहीं है तलिका जी। जब पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तो वो 2-3 क्वेश्चन भी आपके नहीं होंगे, है ना, गलत नहीं होंगे। तो रिवीजन करो आदित्य, रिवीजन करिए और क्या करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन लगाइए, रिवीजन करिए और पीवाईक्यू लगाइए। आप लोग देखो जब कम से कम जितना पीवाईक्यू है ना, अगर पिछले 10-15 साल का अगर कम से कम पीवाईक्यू लगा के जाओ ना, तो 35 to 40% क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से ही आता है ना। किस मामले में प्रेसिडेंट सलाह लेने से मना कर सकते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं मना, है ना। डिस्क्रिशनरी पावर में सिर्फ वो क्या करते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन से निर्णय लेते हैं, बाकी सभी में सलाह लेना ही पड़ता है उनको। आर्टिकल 74 हिंदी, आर्टिकल 74 का हिंदी लिख लेना, 74 जो लिखा था मैंने उसमें लिख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह एवं सहायता प्रदान करेगा, है ना। हाँ सिर्फ एक बार क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, और वैसा मैंने बताया था किस संविधान संशोधन में होता है, 44वां संविधान संशोधन, है ना। तो अखिल आप ना, अगर आपके देखिए अखिल जी आपके जो नोट्स है ना वो मोर देन सफिशियंट, लक्ष्मीकांत से ज्यादा सफिशियंट है आपका नोट्स। मैंने मतलब ऐसे जो स्टार्टिंग के लिए जो है ना उनके लिए मैंने बोला, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ठीक है वो। आप अपने नोट्स पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, आपको आपके नोट्स ज्यादा, मतलब आपके नोट्स में ज्यादा रिच कंटेंट होगा उससे, ठीक है सर। वैसे इस एडवाइस मानना मैंडेटरी होगा, मेंशन्ड तो नहीं है, मेंशन्ड है 44वां संविधान संशोधन की, एक बार आप वापस भेज सकते हैं, बाकी आपको मानना ही है। हाँ 74 ही लिखना है, आर्टिकल 74 क्लाउज 1 में। ठीक है तो चलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रखें। जितने आर्टिकल्स करवा रहा हूं देवनाथ, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने आर्टिकल्स मैं करवा रहा हूं ऑल आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई नहीं कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।